हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने एक टॉपिक को लेकर, मौर्यन एम्पायर। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पर, इंडियन एस्पिरेंट्स पर। आज हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि मौर्यन एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेस क्या है हमारे पास कि मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, उसके स्रोत क्या क्या हमारे पास पढ़ने के। उसके बाद हम देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद देखेंगे मैगस्थनीज की इंडिका। उसके बाद ओरिजिन एंड एक्सपेंशन। देन चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका द ग्रेट के बारे में जानेंगे। देन अशोका का धम्मा और उसके अभिलेख क्या कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद सामाजिक व्यू जानेंगे। फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, इन सभी को जानेंगे। फिर मौर्यन एम्पायर किस तरीके से डिक्लाइन हो गया, क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। देन हम एंडिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। मुझे ऐसा लग रहा है ये लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है मैं इसको पार्ट्स में बांट दूं। अगर मेरे को लगा बीच में कि लंबा हो रहा है तो मैं इसको पार्ट्स में बांट दूंगा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो प्लीज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने मौर्यन एम्पायर की ओर। मौर्यन एम्पायर ने 322 बीसी से 185 बीसी तक रूल किया था। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफी ज्यादा उसमें केंद्रीकरण था, सेंट्रलाइजेशन बहुत था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश जो था मगध में शासन कर रहा था, उसके शासक को हराकर मौर्यन शासन स्थापित किया। ये सब तो आपको पता ही होगा कि अलेक्जेंडर के काल में धनानंद शासन कर रहा था, जिससे मदद मांगने चाणक्य गए थे, लेकिन उसने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। और चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली अपनी चोटी को खोलकर कि मैं इस चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंद वंश को जड़ से ना खत्म कर दूं। और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और अपने एक शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पर बिठा दिया और स्वयं उसके प्रधानमंत्री बन गए। पता होगा इसके बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है हमारे पास। पंच मार्क्ड कॉइन। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस समय काल में जो सिक्के हैं उनको शासक वर्ग जारी नहीं कर रहा है, उनको कौन जारी कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत क्या है हमारे पास, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका एंड बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट एंड अशोका के अभिलेख। चलिए अब देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप लोग एक बात पहले समझ लें, अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है केवल इकोनॉमी है इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नैतिकता, शासक के कार्य, शासक के नियम, जनता के कार्य, जनता के नियम, सारी चीजें मिलेंगी। अर्थशास्त्र के अंतर्गत 15 पुस्तकें आती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 15 बुक्स, जिसके अंदर चाणक्य ने हर चीज को काफी विस्तार से बताया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र contains detailed information for rulers who aspire to run an effective government। जो शासक एक अच्छी सरकार चलाना चाहता है उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये मत समझिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताता है कि एक शासक कैसा होना चाहिए, एक शासन कैसा होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट शासन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वो एक आइडियल रूप रखते हैं आपके समक्ष। Topics like diplomacy and war were dealt with in detail, and the work also contains recommendation on prisons, law, taxation, agriculture, mining, fortification, administration, trade and spice। डिप्लोमेसी और युद्ध को काफी डिटेल में बताया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उसके साथ साथ जो प्रिजन होते हैं, कैदी, और नियम, कर, कृषि, खनन, फोर्टिफिकेशन एंड प्रशासन और व्यापार और जासूसी, इन सब के बारे में भी उसमें चर्चाएं की गई हैं। Kautilya also deal with controversial topic like assassination, मतलब हत्या, how to manage secret agent, when to kill family member, when it is useful to violate treaties and when to spy on minister। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है, हत्या करने का पूरा तरीका बताया, किस तरीके से किसी व्यक्ति की हत्या की जानी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कैसे आपको अपने जो जासूस है उनको मैनेज करना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी बताया कैसे आपको कब अपने फैमिली मेंबर को मारना चाहिए, कब आपको अपनी ट्रीटीज को तोड़ देना चाहिए, कब आपको अपने मिनिस्टर्स की जासूसी भी करनी चाहिए। उन सभी सिचुएशंस के बारे में बताया है कौटिल्य ने। He also writes about the moral duty of the king and lays stress on paternal despotism, and as he
summarizes the duty of ruler, saying the happiness of the subjects is the happiness of the king. Their welfare is his own pleasure is not his good, but the pleasure of his subject is his good. मतलब आप समझे, उसने शासक की मोरल ड्यूटी बताई है, मोरल ड्यूटी ऑफ द किंग बताई है, और इसने पितृ सत्ता पर काफी जोर दिया है, ऑन पैटर्नल डेस्पोटिज्म। और उसने एक और चीज कही है कि शासक की जो खुशी है वो खुशी नहीं है, जो उसकी प्रजा की खुशी है उसमें शासक की खुशी है। हिज ऑन प्लेजर इज नॉट हिज गुड, बट हिज द प्लेजर ऑफ हिज सब्जेक्ट इज हिज गुड। शासक की खुशी कोई मायने नहीं रखती है, अगर जनता खुश है तो शासक खुश है, यही लिखा है। हिज ऑन प्लेजर इज नॉट हिज गुड, बट द प्लेजर ऑफ हिज गुड इज हिज गुड। उसकी प्रजा अगर खुश है तो शासक भी खुश है। चलिए, ये तो आप समझे कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या क्या बताया है विस्तार से। अब मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ने से पहले हमको अपने दिमाग में दो बातें रखनी चाहिए। पहला, मेगास्थनीज भारत का नहीं था, इसलिए वो भारत का अच्छे से आकलन कर सके, इसके बारे में संशय है, ठीक है। दूसरा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी लेखक नहीं था। वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो किस तरीके से लिखेगा, उसका झुकाव किस ओर होगा, ये समझ के देखिए। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वही लिखा है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसकी मौर्यन कैपिटल, ही लिव्ड इन मौर्य कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र एंड रोट एन अकाउंट नॉट ओनली ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र बट ऑल्सो ऑफ द मौर्यन एम्पायर एज होल। उसने न केवल पाटलिपुत्र के बारे में लिखा बल्कि पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा है। ये तो कहा जाता है, लेकिन सोचने वाली बात है, एक आदमी पाटलिपुत्र में बैठा ही बैठा है, पूरा अपना जीवन उसने वहीं काट दिया, वो कैसे पूरे मौर्यन एम्पायर के बारे में एकदम सही सटीक स्केच खींच सकता है? पाटलिपुत्र के बारे में खींच सकता है, इसको मान सकते हैं उसमें सब कुछ देख रहा है सुबह शाम, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कई चीजों को अपने दिमाग में रखकर फिर इसको देखना, इसके साहित्य को। द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज डज नॉट सर्वाइव इन फुल बट कोटेशंस अकर इन दी वर्क्स ऑफ सब्सिक्वेंट ग्रीक राइटर। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी ना, वो आज के समय में है नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके कई वृत्तांत हमको मिलते हैं। जो ग्रीक राइटर हैं वो उसमें अपना वृत्तांत देते हैं कि मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था, मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था। इससे हमको मिला है कि हाँ, मेगास्थनीज ने इंडिका के में क्या क्या कहा था। इंडिका डिस्क्राइब दी subcontinent in terms of its size and shape. फिर ब्रैकेट में, इंडिया इज ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड कंट्री बाउंड बाय द ओशियन ऑन द सदर्न एंड ईस्टर्न साइड। सॉइल, क्लाइमेट, रिवर, प्लांट, एनिमल, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, लेजेंड्स, फोकलोर। मतलब मेगास्थनीज ने ऑल ओवर सभी चीजों के बारे में चर्चा की है। भारत देश की साइज कितना है, भारत में कौन सी मिट्टी है, कौन से पेड़ पौधे लगते हैं, क्या खेती होती है, इन सब के बारे में। द बिग फ्लॉ ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की इंडिका की सबसे बड़ी गलती क्या है वो देखिए आप। इसने जो समाज है, सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस, इसने समाज को 7 भागों में विभाजित किया, 7 वर्गों में, जबकि भारत उस समय पे 4 ही वर्गों में विभाजित था, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है मेगास्थनीज का। However, Megasthenes identified the 2 most important aspects of the Indian caste system, endogamy and hereditary occupation. मेगास्थनीज ने भारतीय जाति व्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा की है। एक है एंडोगेमी। एंडोगेमी का मतलब कि अपने कुल के अंतर्गत ही विवाह किया जाएगा, अपने कुल से बाहर विवाह नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति का। दूसरा हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, मतलब अनुवांशिक पेशा। पिता जो काम करता है, बेटा को वो काम अनुवांशिक रूप से मिलेगा। पिता अगर चरमकार है तो बेटा भी चरमकार ही बन जाएगा, इसे कहते हैं हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम पॉइंट 6वां। मेगास्थनीज हैज सेड दैट देयर वर नो स्लेव्स और स्लेव सिस्टम इन दी मौर्यन एम्पायर। ये देखिए सबसे बड़ा फ्लॉ एक और दिख गया। क्या मौर्य काल में स्लेव्स नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन मेगास्थनीज कैसे कह रहा है कि स्लेव्स नहीं है मौर्यन एम्पायर में? इसका कारण है, मेगास्थनीज में क्या कहा था, कहां से आया? ग्रीक का फिलोसफर है। तो ग्रीक में जिस तरीके की अवस्था थी ना उस समय, गुलामों की बहुत ही दयनीय थी, बहुत ज्यादा दयनीय। लेकिन भारत में उसकी तुलना में बहुत अच्छी थी। भारत में इनसे खेती कराई जाती थी, अपने घरेलू कार्य किए जाते थे, इसलिए मेगास्थनीज इनको एज ए स्लेव देख ही नहीं रहा था। वो जैसे उसको लग रहा था जैसे हमारे यहाँ पे ग्रीक में ऐसे स्लेव नहीं है, इसलिए उसने लिख दिया देयर वर नो स्लेव्स और स्लेव सिस्टम इन मौर्यन एम्पायर। कई सारे फ्लॉज है, आपको कभी लिखने को आए तो उसमें लिखिएगा फ्लॉज इसके एक एक करके। एक तो यही है, सोसाइटी को 7 भागों में बांट रहा है। दूसरा फ्लॉ हो गया इसका क्या, कि ये कहता है कोई स्लेव सिस्टम नहीं है मेगास्थनीज, ठीक है। तीसरा बांट देना, मेगास्थनीज को पढ़ने से पहले हमको देखना चाहिए उसका आज का जो वर्तांत है, प्रत्यक्ष वर्तांत हमारे पास है ही नहीं है। हम तो ग्रीक राइटर्स में से उसकी कई सारी बातों को ढूंढते हैं, कमेंट जो है उन्होंने दिए उनको पढ़ते हैं बस, ऐसे कई, ठीक है। तीसरा 3 हो गए। चौथा आप कह सकते हैं कि जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज केवल पाटलिपुत्र में रहा, लेकिन वो संपूर्ण भारत की चर्चा करता है, तो इसको कैसे मान लें कि ये
संपूर्ण भारत की जिसने चर्चा की है वो है सही है, केवल पाटलिपुत्र में पिटारा, जबकि वहां पे तो गंगा आती थी उससे यहाँ पे कैसी जमीन हो जाती थी, उर्वर जमीन जिससे वहां पे खेती की जा सकती थी। क्या भारत के अन्य क्षेत्रों में भी वही स्थिति थी? मेगास्थनीज कहता है हाँ, लेकिन कैसे इसको सही माना जाए, क्योंकि आज भी हम देख सकते हैं गलत है। जितनी खेती बिहार और यूपी में हो सकती है दुआब के क्षेत्र में, उतनी खेती आप देख लें, ये आपका क्या नाम है, एमपी का उत्तर भारत का क्षेत्र बुंदेलखंड है, और ये आपका विदर्भ का क्षेत्र महाराष्ट्र, जबकि ये सबकी चर्चा कर रहा है। इसके 4 फ्लोज तो आपको मैंने अभी बता दिए, ठीक है। और भी आप वैसे तो 4 फ्लोज में हो जाएगा, हम आपके 200 शब्द लिखे जाएंगे, क्योंकि 20 शब्द में आपका ऊपर इंट्रोडक्शन फिर कंक्लूजन आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर्ड किया पंजाब क्षेत्र को। जब पंजाब को उसने क्षेत्र को कॉन्कर्ड कर लिया और उसने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया, ये तो आपको मालूम होगा, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर उसका कब्जा हो गया। जब उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर कब्जा हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य वहां से फ्री हो गया कि अब मैं उत्तर पश्चिम से कोई अटैक नहीं आ सकता, तो अब मैं कहां पे एक्सपेंशन करूंगा अपना, ईस्ट में और साउथ में। वही लिखा है दूसरे वाले ब्लॉक में, चंद्रगुप्त वाज फ्री टू फोकस हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, और उसने अपना एक्सटेंशन किया वहां तक। और उसका पुत्र बिंदुसार ने फिर क्या किया, कर्नाटका में जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ के गया था उससे थोड़ा सा और क्षेत्र उसने जीत लिया। उसके बाद बिंदुसार का बेटा था अशोक, उसने केवल एक ही युद्ध किया है, एक ही क्षेत्र को अपने जो साम्राज्य में शामिल किया, उसका नाम है कलिंग, जो उड़ीसा में वर्तमान में, कलिंग युद्ध। इसकी चर्चा अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में की है। आफ्टर अशोकास डेथ द एम्पायर श्रंक बिकॉज ऑफ द इनकैपेबल रूलर एंड सब एम्पायर पॉलिसीज। अशोका की मृत्यु के बाद जो एम्पायर था वो सिकुड़ने लगा, मैंने आपको बताया सिकुड़ने लगा। क्यों सिकुड़ने लगा इसकी हम बाद में डेक्लाइन में देखेंगे कारण। द लास्ट रूरल Bhadrath was killed in 185 BC by his Brahmin commander-in-chief Pushmitra Shunga, who then founded the Shunga dynasty which ruled in central India for about a century. लास्ट शासक भद्रथ को उसके क्या नाम है कमांडर मतलब सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी, खुद शासक बन गया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पोस्टमॉडर्न पीरियड में। पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, तो इसको कई बार ब्राह्मणवादी क्रांति भी कहा जाता है, जिसने भद्रथ को मारकर ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको पहले ही बताया, विक्ट्री ओवर नंद डायनेस्टी को हराया, विक्ट्री ओवर ग्रीक्स सेल्यूकस निकेटर को हराया, विक्ट्री ओवर साउथ इंडिया, मैंने पहले ही कहा कर्नाटक तक अपने क्षेत्र को ले गया। ठीक है, दिस विक्ट्री मेंशन्ड, ये जो उसकी तीनों विक्ट्री है इनका कहां पे उल्लेख मिलता है, अशोका के अभिलेखों में, संगम लिटरेचर में, जैन टेक्स्ट में। जैन सोर्स, अकॉर्डिंग टू जैन सोर्सेस, चंद्रगुप्त embraced Jainism towards the end of his life and accompanied by Bhadrabahu, a Jain saint, and several other monks. He said to have gone to Shravanbelgola in Karnataka. जैन सोर्सेस हमको बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैनिज्म को अपना लिया और जीवन मतलब मृत्यु तक जैनिज्म को अपनाया रहा। और वह उसने जो जैनिज्म अपनाया वो किसके समकक्ष अपनाया, भद्रबाहु और कई अन्य सारे मॉन्क्स थे उनके समक्ष उसने जैन धर्म को अपनाया। और फिर वह श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में एक जैनिज्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर भी वह गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसने जैन धर्म को अपनाया और उसने जैन साइट्स को भी विजिट किया, वो लिखा उसमें श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका। अब पढ़ते हैं अशोका द ग्रेट के बारे में। बिंदुसार अशोका की जो कौशल थे उससे बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र अशोका को उज्जैन का गवर्नर बना दिया। आपको ये बात कई बार आपने पढ़ी भी होगी। उज्जैन की एक बनिए की बेटी थी, उससे अशोक को प्यार हो गया, फिर उनसे उनका विवाह हुआ अशोक का। ठीक है, तो अशोका दी ग्रेट उसी समय पे उज्जैन में गवर्नर थे, तभी उन एक बनिए की बेटी से प्यार हुआ था और मोहब्बत करके शादी कर ली थी और 2 बच्चे भी हुए थे, एक लड़का एक लड़की। और दोनों को अलग अलग बुद्ध धर्म प्रसारित करने के लिए एक को श्रीलंका एक को तिब्बत भी भेजा था उन्होंने, अशोक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर बिकमिंग ए रूलर अशोका फाउट ए सिंगल बैटल दैट वाज द बैटल ऑफ कलिंगा। दिस वॉर इज मेंशन्ड इन द 13th मेजर रॉक एडिक्ट। अशोक ने एक ही युद्ध किया, कलिंगा का युद्ध, और इस युद्ध की चर्चा उसके 13वें शिलालेख में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और आपको एक और बता दूं, द ब्लडशेड इन दिस वॉर हैड डीप इंपैक्ट ऑन अशोका व्हिच अल्टीमेटली चेंज्ड हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम ए वॉरियर टू सेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच he gave up the policy of दिग्विजय and adopted the policy of धम्मविजय। इस युद्ध के खूनी नरसंहार को देखकर अशोका का दिल पसीज गया और उसने जो दिग्विजय की कसम खाई थी उसको छोड़कर, उस पॉलिसी को छोड़कर उसने धम्मविजय की पॉलिसी पर चल गया कि मैं अब लोगों को हथियार से नहीं जीतूंगा, धर्म के आधार पर जीतूंगा। ठीक,
चलिए अशोका का धम्म क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ धम्म इज प्रोड्यूस्ड बाय अशोका इन हिज सेकंड एंड सेवंथ पिलर एडिक्ट। अशोका ने अपने जो धम्म को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, वो अपने दूसरे और सातवें पिलर एडिक्ट में किया है, शिलालेख में। अशोका क्या कहता है? अशोका मेंशन्ड ए फ्यू गुड्स पॉइंट्स ऑफ धम्मा इन हिज इंस्क्रिप्शन। कुछ अच्छी बातें बताता है धम्मा की अपने उस शिलालेख में, जैसे नो किलिंग ऑफ ह्यूमन, लोगों को मत मारो, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ध्वस्त मत करो, टू सर्व एंड रिस्पेक्ट पेरेंट एंड एडल्ट्स, अपने से बड़े अपने से माँ बापों को सम्मान करो, उनका आदर करो, टू रिस्पेक्ट द मेंटर्स एंड टीचर, अपने जो शिक्षक हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उन सभी का सम्मान करो, गुड बिहेवियर विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, अपने नौकरों अपने गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करो, टू स्पेंड लेस, कम से कम खर्च करो, टू प्रिजर्व लेस, कम से कम संचित करो। ठीक। फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ धम्मा अशोका अपॉइंट ए न्यू कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री नेम्ड धम्मा, मात्र एक नई मिनिस्ट्री बना दी, मंत्रालय बना दिया जिससे कि धम्म को प्रसार हो सके, और कई सारे ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए जैसे युक्ता, राजुक, प्रादेशिक एटसेट्रा, टू वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोपेगेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा। इनको जिम्मेदारी दी गई कि पूरे क्षेत्र में जो हमारा शासन है वहां पर जो धम्मा का सिद्धांत है उसको अच्छे से लागू कराया जाए। जो भी लोग नहीं करते थे उनको सजा भी दी जाती थी, जो लोग करते थे उनको गिफ्ट भी दिए जाते थे युक्ता, राजों को, प्रादेशिक के द्वारा। और जबकि मंत्री कौन था? धम्मा, मात्र एक मंत्रालय था उसका। चलिए अशोका पिलर एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। अशोका के ज्यादातर इंस्क्रिप्शन किसमें लिखे हैं? ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत लैंग्वेज में, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन है जो उसकी खरुष्टी लिपि में भी लिखी है। कौन सा? खानदार एडिक्ट। खानदार कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। सबसे पहले अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ा किसने था, ट्रांसलेट किसने किया था? वो किया था जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में। चलिए अब पढ़ते हैं अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है उनको। एक कुछ है पिलर एडिक्ट, कुछ है मेजर रॉक एडिक्ट, कुछ है माइनर। कुछ छोटी चट्टानों पे लिखे हैं, कुछ बड़ी चट्टानों पे, कुछ खंभों पे। ठीक है। अब देखते हैं अशोका की 7 पिलर एडिक्ट हैं जो खंभों पे लिखे गए। कहाँ पे? टोपरा दिल्ली। इसको टोपरा दिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टोपरा में था लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको वहां से निकालकर दिल्ली में स्थापित करा दिया। दूसरा मेरठ में, तीसरा कौशाम्बी में, चौथा रामपुरवा में, पांचवा लौरिया नंदगढ़ में, छठवां लौरिया अराराज में, और सातवां कांधार अफगानिस्तान में। चलिए पढ़ते हैं पहले पिलर एडिक्ट में अशोका ने क्या बताया। अशोका प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। अशोका ने एक सिद्धांत दिया है लोगों की सुरक्षा को लेकर। अशोका प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। देखते हैं पिलर एडिक्ट नंबर 2 में अशोक क्या बता रहे हैं। इसमें अशोक धम्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कई सारे गुण, कम से कम पाप मतलब मिनिमम सिंस, मैनी वर्च्यूज, करुणा मतलब मैक्सिमम करुणा, उदारता, सच्चाई, इन सभी के आधार पर वो धम्म को परिभाषित करते हैं कि धम्म के अंतर्गत कम से कम पाप होने चाहिए, कई सारे गुण होने चाहिए, करुणा, उदारता, सच्चाई होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पिलर एडिक्ट नंबर 7 के बारे में, जिसमें अशोका बात करता है वर्क डन बाई अशोक फॉर धम्मा। अशोक ने धम्मा को प्रसारित करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है। इसके बारे में चर्चा करता है। इसके बाद हम देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट है जिनको मैंने यहाँ पे लगाया। एडिक्ट नंबर 1, 4, 7, 13, 14। पहले में अशोका कहता है प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर, उन पर जो जानवरों की कटाई पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया अशोक ने। इसके बाद एडिक्ट नंबर 4 में अशोक कहता है धम्म घोष, साउंड ऑफ धम्म राइटिजियस ओवर बैरी घोष। वही धम्म घोष कि अब मैं धर्म की नीति पर चलूंगा, ना कि बैरी घोष, युद्ध नहीं करूंगा, साउंड ऑफ वॉर। 7 में अशोक टॉलरेंस पॉलिसी की हर एक धर्म समान है, प्रत्येक धर्म से अच्छी बातें वो ग्रहण करो। 13वें में कहता है अशोक, वही मैंने आपको बताया कलिंगा युद्ध के बारे में। उसके बाद अशोक ने कौन सी नीति अपना ली अपनी? कौन सी? धम्म विजय की नीति। एडिक्ट नंबर 14 में अशोक कहता है एनग्रेविंग ऑन इंस्क्रिप्शन इंस्टॉल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। अशोक 14वें में बताता है कि मैंने भारत के कई सारे क्षेत्रों में कई सारे शिलालेखों को लगा दिया है, लिख दिया उन पर धम्म के बारे में। ठीक है। अब आ जाते हैं माइनर रॉक एडिक्ट को। माइनर रॉक एडिक्ट अशोक के 15 माइनर रॉक एडिक्ट हैं जिसमें अशोका यूजेस हिज नेम ओनली इन 4। अशोका ने इन 15 रॉक एडिक्ट्स में से 4 में अपना नाम बताया और किसी में नहीं बताया, सभी में बताया देवान प्रियदासी, देवों का प्रिय अशोक। अब जो 4 है उनमें अपना नाम बताइएगा। मास्की कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी वो भी कर्नाटका में, गुर्जरा MP में और नेट्टूर आंध्र प्रदेश में। इन सभी में अशोक ने अपना नाम बताया है कि मैं कौन हूं अशोक। और सब में क्या बोला है? देवान प्रियदासी, देवों का प्रिय अशोक। चलिए आज बहुत लंबा लेक्चर हो गया जी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जब पार्ट बनाऊंगा उसमें आपके लिए इसमें मॉडर्न सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर और डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब आप मेरे को इजाजत दें। थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे को इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।